हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू स्टडी लूप। ये वीडियो हमारी सीरीज नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो गाइस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो इंडिया के अंदर डायरेक्टली तो लड़ी नहीं गई थी, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स थे वो इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीवियर देखने को मिले थे हमें। क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो इसके ऊपर खर्चा हो रहा था डिफेंस का, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था, जिसके लिए उन्होंने वॉर लोन्स लिए और उन लोन को चुकाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी। और ये वही टाइम पीरियड था जब पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद हुआ क्या कि प्राइजेस जो थे हर चीज़ के इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से बढ़ने शुरू हो चुके थे। और ये रफ्तार इतनी थी कि 1913 से 18 तक ऑलमोस्ट हर चीज़ का प्राइस जो था डबल हो चुका था। इसके साथ साथ उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई थी फोर्स रिक्रूटमेंट की, जिसके अंदर वो गाँव से 18 साल से ऊपर के लड़कों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद 1918 और 1920 के अंदर क्रॉप्स फेल होगी, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि फूड शॉर्टेज इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, फेमाइन्स आने शुरू हो गए थे। और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी जो था इंडिया के अंदर आ चुका था, जिसके अंदर 13 मिलियन लोग पेरिश हो चुके थे। लेकिन इतनी दिक्कतें झेलने के बावजूद भी हमारे देश के लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हुए सोचते रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। सो 1915 के अंदर जिस सेवियर की हमारे देश के लोगों को ज़रूरत थी, महात्मा गांधी वो इंडिया आए। वो अपने साथ लाए थे सत्याग्रह की अपनी आइडियोलॉजी, जिसको ऑलरेडी उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ साउथ अफ्रीका में इम्प्लीमेंट किया था सक्सेसफुली। सत्याग्रह था क्या कि अगर आप सच्चे हो और आपका कॉज सच्चा है तो आपको कोई वायलेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्रेसर है वो खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएगा। और अंत में अगर आप सच्चाई के रास्ते पे ही चलते रहे बिना वायलेंस का यूज़ करें, तो अंत में जो ट्रायम्फ है, जो विक्ट्री है, वो आपकी ही होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। अपनी इसी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल गांधी जी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें महसूस हुआ कि पहले इंडिया को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इंडिया का टूर करना शुरू किया। 1917 के अंदर वो सबसे पहले चंपारण बिहार गए, जहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम से दुखी जो वर्कर्स थे या लेबरर्स थे, उनकी उन्होंने मदद करी। देन वो 1917 के अंदर ही खेड़ा गुजरात गए, जहाँ पे उन्होंने जो किसान क्रॉप फेलियर के कारण अपने रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, उनकी हेल्प करी थी। देन फाइनली 1918 के अंदर वो अहमदाबाद गुजरात गए, जहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन और उनके वेजेस बढ़ाने में उनकी हेल्प करी थी। सो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ते हुए देख ब्रिटिश सरकार जो थी पूरी तरह से बौखला गई थी। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया था, द रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आप अभी समझेंगे। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इतनी एनॉर्मस पावर्स दे दी थी कि गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को चुटकियों में सप्रेस कर सकती थी। कैसे कि गवर्नमेंट किसी को भी डिटेन कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी 2 साल के लिए, वो भी बिना किसी ट्रायल के। तो ऑब्वियसली गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शार्पली रिएक्ट किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक इसके खिलाफ जो था उन्होंने लॉन्च कर दिया, जो 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ लॉन्च हुआ। उसके अंदर कई रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, स्ट्राइक्स हुई, शॉप्स को बंद कर दिया गया, लिक्विड शॉप्स को पिकेट कर दिया गया। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा भय में आ चुकी थी इन सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए। तो उनके दिमाग में डर बैठ चुका था अब कि अगर ये मूवमेंट ऐसे ही चलता रहा तो रेलवे और टेलीग्राफ जैसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो थी वो बिल्कुल ही ठप हो जाएंगी। तो फाइनली उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अमृतसर से कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को ज़बरदस्ती अरेस्ट करना शुरू कर दिया। गांधी जी को दिल्ली जाने से मना कर दिया, वहाँ पे उन्हें नो एंट्री दिखा दी। और इसी के चलते 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर एक जगह पे पब्लिक जहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी अपना, पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसी से पब्लिक जो थी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिले पब्लिक के। तो इसी चीज़ का बहाना बनाते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडिया की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मार्शल लॉ पास करवाया, जिसके अंडर सारी की सारी पावर्स आर्मी के कमांडर के हाथ में आ चुकी थी। सो ये जो मार्शल लॉ पास हुआ था इसने सारी की सारी पावर्स जो थी जनरल डायर के हाथ में दे दी थी। तो फाइनली 13 अप्रैल 1919 को हमारे देश के इतिहास के सबसे ज़्यादा दर्दनाक 10 मिनट हमें देखने को मिले। जलियांवाला बाग के अंदर, जहाँ पब्लिक
पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी और कुछ लोग तो बैसाखी का मेला मनाने आए थे सिर्फ। वहाँ पे जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के आर्मी को, मिलिट्री को एंटर करवाया और 10 मिनट तक पब्लिक के ऊपर कॉन्टिन्यूसली फायर करते रहे, जिसके अंदर 1600 बुलेट्स फायर की गई। और जब इसका जस्टिफिकेशन मांगी गई ब्रिटिश सरकार से, तो उन्होंने जस्ट एक सिंपल सा आंसर दे दिया कि वो एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे, सत्याग्रहीस के दिमाग में डर पैदा करना चाहते थे। तो उन लोगों को मॉरली ये बात गलत लग ही नहीं रही थी कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो जैसे ही ये जलियांवाला बाग के अंदर हज़ारों लोगों के मारे जाने की खबर पूरे देश के अंदर फैलना शुरू हुई, पब्लिक जो थी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उन्होंने पुलिस के साथ लड़ना शुरू कर दिया, कई जगहों पे तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू कर दिया। रैलीज़ करी उन्होंने कई जगहों पर, स्ट्राइक्स करी और बहुत सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे हमें देखने को मिले इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एक ब्रूटल पॉलिसी जो थी रिप्रेशन के लिए अपनाई। वो सत्याग्रही इसको टॉर्चर करने लग गए थे। उन्हें ज़बरदस्ती कहा जाता था कि अपनी नाक ज़मीन पे रगड़ो। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को तुम देखोगे उनको सलाम करो। स्ट्रीट्स में उन्हें क्रॉल करवाया जाता था और इसी कई अलग अलग तरीक़ों से उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता था। तो जो पूरा का पूरा मूवमेंट था इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही वायलेंस हो चुका था। तो महात्मा गांधी ने फाइनली इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। उन्हें इसी के साथ महसूस हुआ कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने की ज़रूरत है और जिसके लिए सबसे पहली नेसेसिटी है हिंदू और मुस्लिम को साथ मिलाना। तो उसके लिए उन्होंने खिलाफत इशू को उठाया। खिलाफत इशू क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर टर्की के हारने के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो टर्की के ऊपर हार्श ट्रीटी साइन करने वाले थे और साथ ही साथ इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर खलीफा के ऊपर जो टेम्परल पावर्स थी उनकी ख़त्म करने वाले थे, जिसको अपोज करने के लिए खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनाई गई थी 1913 के अंदर। तो महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलकर डिस्कशन किया कि दुश्मन तो जब हमारा एक है तो क्यों ना हम साथ में मिलके एक मूवमेंट लॉन्च करें। महात्मा गांधी इस मूवमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में जो 1920 के अंदर हुआ था, बाकी लीडर्स को भी कन्विंस करना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करें जो खिलाफत और स्वराज दोनों को ही सपोर्ट करेगा। तो इसके साथ एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ नॉन कॉपरेशन का रास्ता ही क्यों उन्होंने चुना, है ना? सो इसका जवाब है कि 1909 के अंदर गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। उसके अंदर उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम इंडियंस। अगर इंडियंस कॉपरेट करना बंद कर दें तो वो कभी इंडिया के अंदर टिक ही नहीं पाएंगे। सो नॉन कॉपरेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होना शुरू हो चुकी थी, प्लानिंग होना शुरू हो चुकी थी। तो उसके लिए गांधी जी ने एक प्लान प्रिपेयर किया कि मूवमेंट को जो है हम दो स्टेजेस के अंदर अनफोल्ड करेंगे। पहले स्टेज के अंदर तो सिर्फ गवर्नमेंट ने जो टाइटल्स दिए हैं, जो नौकरियां दी हैं, उनको सरेंडर करेंगे। दूसरे स्टेज के अंदर हम बॉयकॉट कर देंगे सिविल सर्विसेज को, आर्मीज़ को, पुलिस की सर्विसेज को, सबको। और अगर रिप्रेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाती है तो एक फुल फ्लेज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा। 1920 के अंदर महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स दोनों ने मिलके पूरे इंडिया का टूर करना शुरू कर दिया अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके अलग ही टसल चल रहा था, बहस चल रही थी। कांग्रेस जो थी वो काउंसिल इलेक्शन जो नवंबर 1920 के अंदर होने वाले थे उन्हें बॉयकॉट नहीं करना चाहती थी। लेकिन काफ़ी बहस के बाद फाइनली नागपुर सेशन जो था कांग्रेस का दिसंबर 1920 के अंदर, उसमें नॉन कॉपरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के नॉन कॉपरेशन के अंदर पार्टिसिपेशन के बारे में। सो स्टे अपडेटेड एंड रिवाइज करते रहें।